तालकटोरा स्टेडियम में फूड फेस्टिवल लग रहा है। तो तालकटोरा अथॉरिटी की तरफ से लेटर आ गया हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण 12 तारीख को आपकी जो संगति है, जो बैठक है, वो नहीं हो पाएगी और आप अन्य कोई डेट ले लें, बुक करा लें या अपना पैसा वापस ले लें। वो तो हाउस डिसाइड करेगा कि आगे की डेट बुक करानी है या पैसा रिफंड करना है। पर जैसा कि सारे ही कार्यक्रमों में पूरे इंडिया में ही होता है कि एक जो हम सरकार की या स्टेट की या कॉरपोरेशन की कोई जगह इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑडिटोरियम, कोई मैदान या कुछ भी, तो वहां उनका एक क्लॉज होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट का या कॉरपोरेशन का या पब्लिक सेक्टर का कोई कार्यक्रम अगर लगेगा तो वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के काम इमरजेंसी वाले काम होते हैं। जैसे तालकटोरा स्टेडियम में G20 जो कंट्रीज हैं उनके लिए फूड फेस्टिवल लग रहा है और उसमें जो वहां की एजेंसी है उसको 70-80 लाख रुपए खर्च करने का ऑर्डर आया हुआ है। तो काफी पहले उन्होंने ये बताया था कि ऐसा हो सकता है, तो उसको देखते हुए एक स्टैंड बाई में जगह रखी गई, लॉक कराकर, बुक कराकर, क्योंकि अथॉरिटी ने पहले बता दिया था पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि कंफर्म है। उन्होंने कहा था कि आप अपनी तैयारी करके रखें, अगर कंफर्मेशन आ गई, क्योंकि हम 3-4 जगह देख रहे हैं, और भी जगह हम जा सकते हैं, तो वहां चले गए तो आपका यहाँ हो ही जाएगा और नहीं होगा तो फिर आप अपना इंतजाम करके रखें। तो उसी के तहत में जो सिविक सेंटर है, एमसीडी की वो बिल्डिंग है, उसमें इनकम टैक्स के भी दफ्तर हैं। बहुत फेमस जगह पर है, रामलीला मैदान के आगे। रामलीला मैदान नई दिल्ली में और पूरे भारत में सब लोग जानते हैं, क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी रैली होती है। उनके सामने एक 28 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें 6 ब्लॉक हैं। उस ब्लॉक में जो सी ब्लॉक है उसके अंदर ही ऑडिटोरियम है। दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन ऑडिटोरियम है, सबसे नया बना हुआ है। तो वहां स्टैंड बाई में उसको लॉक करा के रखा गया था और जैसे ही कंफर्मेशन आई उसका पैसा जमा करा के और यहाँ कल हाउस में अनाउंसमेंट हुई। तो जितने भी हमारे समर संगी हैं वो अब ये समझ लें कि उनको सिविक सेंटर पहुंचना है सुबह 12 तारीख संडे को। और सिविक सेंटर पहुंचने का जो रास्ता है ज्यादा आसान है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से पैदल का रास्ता है 200 मीटर। कोई रिक्शा नहीं करना, कोई गाड़ी नहीं करनी, कोई ऑटो नहीं करना, सिर्फ किसी से पूछना है सिविक सेंटर या एमसीडी का दफ्तर या इनकम टैक्स का दफ्तर। तीनों बिल्डिंग एक में ही है, एक ही बिल्डिंग में तीनों है। तो वहां आप पहुंचेंगे, वहां का उस दिन दफ्तर बंद रहते हैं सारे, इसलिए सिविक सेंटर में कोई भीड़ नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं होती, उसमें गार्ड होते हैं। गेट नंबर 5 से और गेट नंबर 6 से एंट्री होती है। वहीं आपको सारे लोग मिलेंगे, वहीं हम अपना ये जो संगति का कार्यक्रम है वहां पर करेंगे। डेट नहीं बदल सकते, क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी संगी हैं उन्होंने 4-5 महीने पहले से अपनी टिकट रिजर्व की हुई है। कुछ की बाई एयर है, कुछ की ट्रेन से है। तो अगर कहीं डेट चेंज करने की बात होती है तो उन लोगों के सारे कार्यक्रम खराब हो जाते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम अब डेट इसकी वही है पर इसकी जगह शिफ्ट हो गई है। तो जिन जिन साथियों ने जो जो लोगों को कहा है कि आपको तालकटोरा स्टेडियम आना है, उनको बोलना है कि अब तालकटोरा स्टेडियम नहीं आना है, सिविक सेंटर है। तालकटोरा स्टेडियम और सिविक सेंटर की आपस में अगर दूरी लगाएंगे तो लगभग 2.5 किलोमीटर है। पर रेलवे स्टेशन के पास में ये है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास भी ये है, और पुरानी दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है जिसको चांदनी चौक बोलते हैं, वहां से भी मेट्रो आती है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ती है, यानी मेट्रो हर जगह से मिलती है। और कमला मार्केट के नाम से भी जगह है। कमला मार्केट के नाम से बहुत सारी बसें आती हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से बहुत सारी बसें आती हैं, वो सारी वहां आपको उतारेंगी, तो वहां से पैदल का रास्ता है। ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं चलती रहती हैं, इसलिए इनसे ना डरना है और ना इनसे घबराना है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमें कोई काम करते हैं तो समस्या के बारे में पहले से ध्यान रहता है कि क्या क्या समस्या आएंगी। मोस्टली समस्याएं जो आती हैं वो अचानक से आ जाती हैं, तो अचानक से जब समस्या आती है और उससे हम लड़ते हैं तो और मजबूत होकर निकलते हैं। अगर समस्या ही ना हो तो फिर हम इकट्ठे क्यों होंगे। हम इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं ताकि हम समस्याओं का सामूहिक रूप से सारे के सारे समाधान कर सकें और उन पे ओवरकम कर सकें, उन पे विजय प्राप्त कर सकें। जो संघ के कार्यक्रम होते हैं
वो एक दिन के नहीं होते हैं, कोई इवेंट नहीं होता है वो, कोई ऐसा नहीं है कि बस एक दिन का उत्सव लगा लिया, एक दिन का क्षणिक कार्यक्रम है और काम खत्म हो गया। इसलिए अगर कोई कार्यक्रम कभी नहीं भी लगता है, मान लो जैसे डेट तय हो गई और कोई कार्यक्रम है और वो नहीं हो पा रहा है, तो मायूस होने का नहीं है, उदास होने का नहीं है, डिप्रेशन में होने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। क्योंकि हमारा एक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि हमने चंदा इकट्ठा किया है, हमने पैसा इकट्ठा किया है, हमने वीआईपी बुलाए, हमने मिनिस्टर बुलाए, हमने नेता बुलाए, हमने फिल्मी कलाकार बुलाए, हमने गाजे बाजे का इंतजाम किया है और फिर वहां आएंगे तो बस साल में हमारा एक कार्यक्रम है, अगर ये पिट गया तो हमारी तो संस्था पिट जाएगी, हमारा तो बड़ा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। संघों के कार्यक्रम ऐसे नहीं होते। संघ को कोई बड़ी संगति लगाने की दिक्कत भी नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है और कोई इमरजेंसी भी नहीं है। संघ की छोटी छोटी जो संगतियां होती हैं ज्यादा पावरफुल होती हैं। क्योंकि अभी हम एमर्ज हो रहे हैं और दोबारा से हम अपने आप को स्थापित करने में लगे पड़े हैं, इसलिए सभी लोगों को पारिवारिक रूप से इकट्ठा होकर एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से रूबरू होने के लिए, एक दूसरे के सामने आके हेलो हाय करने के लिए, संग नमामि करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, गुड बाय करने के लिए, गुड डे करने के लिए हम आपस में मिलते हैं। इससे हमारा बॉन्डिंग, हमारा जो बंधन है, हमारा जो भाईचारा है वो बढ़ता है और काम करने की ऊर्जा बढ़ती है। पर अगर कार्यक्रम ना हो तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हम तो लगातार साल से साल मिलते रहते हैं और साल से साल हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। और इस साल कार्यक्रम ज्यादा बड़े हैं तो अगले साल कार्यक्रम और बढ़ेंगे। तो सिविक सेंटर में जितने भी समर संगी आए हैं वो सब अपना अपना कार्यक्रम तय करके आए, कहाँ कहाँ उनको संगति लगानी है, कैसे कैसे लगानी है। हो सकता है कि सिविक सेंटर में आपको अपनी संगति को डिक्लेयर करने का मौका मिले, जैसा कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं और जो नेटवर्किंग के लोग हैं वो प्रयास में है कि कम से कम सिविक सेंटर से 100, 150, 200 संगतियां अनाउंस हो जाएं। तो यहाँ जो 167 लोग हैं और जो समर संगी हैं वो सब अपने अपने जगह ये मैसेज दें कि उनको पूरे साल में किस डेट में या किस महीने में एक्सपेक्टेड, यानी लगभग कौन से महीने में संगति लगानी, संगति तो लगानी है। उनकी डेट अगर पहले ही डिक्लेयर हो जाती है तो वहां आने और जाने वाले लोगों को आसानी रहती है, उसका फायदा रहता है। संगति के अंदर खाना शुरू से चलेगा। शुरू से खाना इसलिए चलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह सुबह दूर से आएंगे, उनको ब्रेकफास्ट भी होगा। जो ब्रेकफास्ट के समय पहुंचेगा ब्रेकफास्ट करेगा, जो लंच के समय पहुंचेगा लंच करेगा, और जो लोग बाहर जाएंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ खाना वहां से पैक कराने की सुविधा की जाएगी, ताकि वो ट्रेन में या कहीं जाए तो खाना लेके जाए, उनकी लुटाई पिटाई ना हो। क्योंकि घर का खाना बना हुआ लेके जाएंगे तो सेहत अच्छी रहती है। तो ऐसी भी कोशिश होगी कि उनको 4 पूड़ी सब्जी या चावल दाल, कुछ चावल आलू करके कुछ पैक होके मिल जाए। कोशिश ऐसी रहेगी, गारंटी नहीं है पर होगा ऐसा। तो वहां खाने की मारामारी नहीं रहेगी, क्योंकि कार्यक्रम बीच में रुकेगा नहीं, कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और खाना भी लगातार चलता रहेगा। तो वहां 2 रूम भी हैं जिसमें लॉक रूम है, यानी कि आप जब आओगे और आपके हाथ में कोई हैंड बैग है, कोई कैरी बैग है, कोई ट्रेवल दूर से करने वाले आ रहे हैं उनके साथ बैग है, तो 2 रूम है जहां पे वो अपना जो सामान है उसको जमा कर सकते हैं। वहां पर संगी बैठे होंगे, वो अंदर ही है, जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर ही है, इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अंदर भी बाथरूम है, जो वीआईपी बाथरूम है, क्योंकि हमारे तो सारे जितने समर संगी हैं सब वीआईपी हैं, तो वीआईपी बाथरूम भी हम यूज करेंगे। और बाहर जो पब्लिक वाले हैं वो भी हमारे पास रहेंगे, वो भी हम यूज करेंगे। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, एसी ऑडिटोरियम है, साउंड बहुत अच्छी है, कार्यक्रम का ग्रेस आएगा, एक दूसरे से मिलने में बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमारा पारिवारिक होता है, कोई नेतागिरी वाला तो होता नहीं है। इसलिए ये ठीक ऐसा होता है कि घर में खाना कैसा भी बने, स्वादिष्ट ही बनता है। घर में खाना कैसा भी हो, किसी भी बर्तन में खाएं, उस खाने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि सारे घर के लोग मिलकर बैठ के खाते हैं। इसलिए छोटी मोटी कमी भी रह जाए तो संघ क्योंकि सीख रहा है, उसको सोच के टाला जा सकता है, कोई समस्या उसमें है नहीं। ये जो समर संघ की जो संगतियां चल रही हैं और जो लगातार होती जा रही हैं, और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब हम और बड़े बड़े कार्यक्रम की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और लगातार कैलेंडर या जो समर ग्रंथ हैं वो भी लगातार आपको मिल रहे हैं। तो समर ग्रंथ और कैलेंडर और स्टिकर भी आने वाले हैं। जिसको जितने चाहिए वो यहाँ आजाद सर को लिखवा दें पहले ही, ताकि उनको वो अपने यहाँ से लेके आएंगे अमरोहा से, तो उतने लेके आए जितने उनको लेके आए, क्योंकि आने जाने का भाड़ा लगता है। ज्यादा लेके आए और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो वापस जाएंगे तो उसमें भाड़ा नुकसान में आता है, वो भी सबको समर संघ को ही बाद में लॉस होता है। तो सब लोग बता दें कि किसको कितने स्टिकर चाहिए, किसको कितने विजिटिंग कार्ड चाहिए, किसको कितने चाहिए, वो सारी व्यवस्था पहले से ही हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो समय समय पर बताई जाएंगी, पर जो इम्पोर्टेंट और खास बात यह है
कि समर संघ आखिर इकट्ठा क्यों होता है, संगति हम क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत आ पड़ी हमको कि हम लगातार लगातार तेजी से इकट्ठे होते जा रहे हैं और हमें इकट्ठे हुए बिना कहीं कोई रास्ता दिखाई देता नहीं। ये समस्या उस समय स्टार्ट हुई जब हमारा एक साथ रहने का जो कार्यक्रम था और हम बड़े मजबूत थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और हमारे पास में शहद भी बहुत हुआ करता था मधुमक्खी की छत्ते की तरह। पर जब हम अलग अलग हुए तो एक मधुमक्खी कभी भी छत्ता नहीं बना सकती, एक अकेली मधुमक्खी कभी भी शहद इकट्ठा नहीं कर सकती, एक मधुमक्खी कभी भी अपना बचाव नहीं कर सकती, और एक मधुमक्खी कभी भी किसी भी हालत में किसी को खत्म भी नहीं कर सकती, हमला भी नहीं कर सकती। इसलिए जब तक हम संघ में थे तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह हमारे पास शहद भी था, सुरक्षा भी थी, हम आपस में कुनबे और प्यार के साथ रहते थे। हमारे यहाँ सारी मधुमक्खी जितनी भी थी वो एक जैसी थी, किसी भी मधुमक्खी में कोई भेद नहीं, सबका रंग एक, सबका कलर एक, सबकी भाषा एक, सब लोग एक, सबका विचार एक। ये सारी चीजें हमारी लगातार लगातार एक सी रही, एकता रही, एक समान रही, समता में रहे, समान रहे। ये समता में रहे, समान रहे, एक साथ रहे, मजबूत रहे। पर जब असमानता में आ गए, अलग अलग रहे, अलग अलग हो गए, तो फिर हमारे सारी चीजें चली गई, हमारा शहद भी चला गया, हमारा छत्ता भी चला गया, हम पिटने भी लगे, मरने भी लगे, कटने भी लगे। ये बात हमारे लगभग सभी महापुरुषों ने समझाई है और बताई है, अलग अलग तरीके से बताई है, अलग अलग तरीके से समझाई है। और जिन जिन महापुरुषों ने पिछले महापुरुषों के इन बताई बातों पे काम किया है किसी भी तरीके से, उन्होंने सफलता पाई है। पर जिन लोगों ने महापुरुषों की बात को नहीं माना, तोड़ा, मरोड़ा और अपने इस्तेमाल में किया, अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपने पोजीशन बनाने के लिए, अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तब जाके हमारा नुकसान ज्यादा हुआ। और ये समस्या इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि महापुरुषों के किए हुए काम के जो परिणाम थे वो परिणाम ही सारे चले गए, और कोई आदमी इस बात को कहने को तैयार नहीं है, या ये कहें कि किसी आदमी को ये पता ही नहीं है कि जैसे जैसे दवाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे मर्ज और बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे हम अपने उत्थान के लिए लगातार लगातार संगठन बनाते जा रहे हैं, संगठनों में काम करते जा रहे हैं, हम रैली करते जा रहे हैं, रैला करते जा रहे हैं, आंदोलन करते जा रहे हैं, हम प्रदर्शन करते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा लिखते जा रहे हैं, ज्यादा एक तरह से जागरूक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अधिकार जा रहे हैं। इसको कोई भी एनालिसिस करने को तैयार नहीं है, इनफैक्ट कोई सोचने को भी तैयार नहीं है, या ये कह सकते हैं कि किसी की सोच में ये बात आ भी नहीं रही है। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको बताया जा रहा है पर वो इसको मानने को भी तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी असफलता के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अपनी कमी के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि उसकी कमी उजागर हो या कोई बताए। इसलिए वो कमियों को छुपाते हैं और उसको लीपापोती करके उसको सही सिद्ध करने की बात करते हैं। समर संघ ने जब से ये बात बताई है कि भाई हमारे प्यारे प्यारे संगठनों, आपकी संख्या 29 लाख है, और 29 लाख संगठन सब तरह के हैं, चाहे वो धम के हैं, भिक्खुओं के हैं, भिक्खुनियों के हैं, धम्मिक हैं, बुद्ध विहारों के हैं, अम्बेडकर भवन के हैं, संत गार्ड भवन के हैं, या सतनाम भवन के हैं, या रविदास भवन के हैं, या वाल्मीकि भवन के हैं, जितने भी हैं, चाहे वो संस्थाओं के हैं, चाहे वो लड़कों के दल बल हैं, चाहे वो छात्रों के संगठन हैं, चाहे वो स्कूलों के संगठन हैं, चाहे वो अलग अलग जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके संगठन हैं, चाहे वो टीचर के हैं, चाहे वो इंजीनियर्स के हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के हैं, चाहे वकीलों के हैं, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है उनके संगठन हैं, चाहे सामाजिक संगठन है, कितने भी प्रकार के सामाजिक संगठन है, चाहे वो गली मोहल्ले के संगठन है, और चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के संगठन है, चाहे वो आर्थिक संगठन है, चाहे वो मजदूरों के, किसानों के हैं, ये जितने भी संगठन हैं, सारे के सारे संगठन हमारे अधिकार बचाने का दावा करते हैं, और बदले में हम उनको फीस देते हैं जो चंदे के रूप में होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप नहीं आ रहे हो समर्थन में तो पैसा दे दो। तो पैसा देते हैं उनको, पैसा मांगते हैं वो लोग, हम ये सोच के पैसा देते हैं कि हमारे अधिकार बचे रहेंगे, और वो ये सोच के पैसा लेते हैं कि हम इनके अधिकार बचाएंगे।
पर इस बात का एनालिसिस करने को कोई भी संगठन तैयार नहीं है। कितने साल हो गए भाई, अगर अधिकार नहीं बचा पाए तो कम से कम रोक तो सकते थे। बाबा साहब ने कितनी समझदारी के साथ में ये सेंटेंस उस समय बोला और उस समय बताया, कितनी उनको पता थी कि अगर मेरे द्वारा लाए गए अधिकारों को आप आगे ना बढ़ा सको और ना बढ़ा सको तो कम भी मत होने देना। साफ साफ कहते हैं कि जो मैं कारवां यहां तक लेके आया हूं, अगर उसको आगे ना बढ़ा सको तो उसको पीछे मत जाने देना। पर कोई भी संगठन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है। यानी बाबा साहब का कारवां पीछे जा चुका है, इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जब आप बीमारी को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप ये मानोगे नहीं कि आप मानसिक रोगी हो, आप मन के रोगी हो या आप शरीर के रोगी हो, तो इलाज कैसे स्टार्ट होगा? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको देख के कहे कि भाई आपको तो ये बीमारी है, पर आप मना कर दो कि मेरे को तो ये बीमारी नहीं है, तो आप दवाई नहीं खाओगे क्योंकि आप तो मान नहीं रहे। इसलिए जितने भी ये संगठन है, उन संगठनों को बार बार बताया गया कि भाई आपके अलग अलग रहने से हम और ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, आपके अलग अलग रहने से सारी नौकरियां जा चुकी हैं। आपके अलग अलग रहने से हमारे जितने राजनीतिक अधिकार थे लगभग वो भी चले गए। आपके अलग अलग रहने से जितने हमारे संवैधानिक अधिकार थे उनमें से कोई मिलता नहीं। आपके अलग अलग रहने से हमारी प्रताड़ना बढ़ रही है। आपके अलग अलग रहने से जो बाबा साहब ने क्रांति की थी वो प्रतिक्रांति में बदल चुकी है। इस बात को वो स्वीकार करने को तैयार तैयार नहीं है। तो तब उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि भाई इसको समझो और एक साथ इकट्ठे हो जाओ। उनको बुलाया आंध्र भवन में। आंध्र भवन यहाँ दिल्ली में है, एक अशोका रोड है, वहां उनकी दावत भी की गई समाज के पैसे से। तो सब आए, भाषण दे के चले गए। उन्होंने सबने ये कहा कि इकट्ठा तो होना है, पर इकट्ठा होना है मेरे नेतृत्व में होना है। हर एक आदमी नेता और नेतृत्व चाहता था, और कोई भी सामूहिक बात करने में या सामूहिक डिसीजन में या सांघिक डिसीजन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये बात समझ में आ गई कि ये नेता तो भाई नहीं मानेंगे, खाएंगे पिएंगे हाथ झाड़ेंगे चले जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, मौत तो हमारी हो रही है। तो फिर ये हुआ कि भाई नेताओं को छोड़ो, कुछ लोगों से बात करते हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत आपस में होने लगी, सभी परेशान थे, सभी मिलने लगे, और धीरे धीरे करके पुराने नियम बाहर निकल के आ गए, जो समर संघ के 10 गोल्डन रूल है। वो सारे के सारे बात आई, और धीरे धीरे सभी पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी ये मैसेज जाने लगा कि अगर संघ होगा तो हम बचेंगे, अगर हमारी सांघिक व्यवस्था होगी तो हम बचेंगे। संगठनात्मक जो व्यवस्था है उससे नहीं बच सकते हम, जो इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है उससे नहीं बच सकते। ऑर्गेनाइजेशनल जो व्यवस्था है जो संघ की है वही। फिर इसके ऊपर स्टडी होने लगी, कौन सा हमारा पुराना संघ है, कैसा संघ था, बुद्ध का कौन सा संघ था, बुद्ध से पहले कौन सा संघ था, बुद्ध किस संघ में थे, यानी बुद्ध बुद्ध होने से पहले जिस संघ में थे वो संघ की क्या खास बात थी। तो निकल के आया कि बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे और सिद्धार्थ गौतम थे, तब वो जिन नियमों के तहत में जो नियम उन्होंने अपनाए और जिस नियमों को मानकर वो संघ में गए वो समर संघ है। और बुद्ध भी समर थे, बाद में जब वो बुद्ध बन गए तो उनको महासमण कहने लगे। और बुद्ध ने जब समर संघ के नियम नहीं माने तो उनको दंड भी मिला था। और फिर किताबें ढूंढी गई, किताबों में मिला कि भाई समण है, समण की बात है, समण के नियम है, सभी समण थे। और फिर ये भी देखा गया कि समण जो शब्द था वो गया कहाँ। तो पता चला कि जो समण शब्द है उसको बदल के श्रमण कर दिया। समण कहीं गया नहीं, सिर्फ बदल दिया। तो फिर ये भी एनालिसिस किया सभी लोगों ने कि भाई कितनी भाषा बदली गई है। तो पता चला कि पाली हमारी ओरिजिनल भाषा है, और बाकी जो ये जिसको आज हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी का तो कहीं नाम भी नहीं था, हिंदी तो शब्द भी नहीं था, हिंदी कोई शब्द भी नहीं था पुराने समय में। तो ये सारी भाषा जो मिला के आई है, ये बाहर के लोगों की भाषा और यहाँ की पाली भाषा मिला के ये भाषा बनी है जिसको हिंदी बोलते हैं। और इसमें इसको श्रमण कर दिया और इसका अर्थ बदल दिया, अर्थ बदल के इसको श्रमण कर दिया। श्रमण का मतलब बताया कि श्रम करने वाले लोग हैं, जबकि हम तो श्रम करने वाले लोग रहे नहीं। हम तो सम्राट अशोक की संतान सम्राट रहे हैं, डॉक्टर जीवक की संतान जीवक रहे हैं, सुदत्त जो व्यापारी विदेशी व्यापारी था जो मल्टीनेशनल कंपनी चलाता था, हम तो उसकी संतान रहे हैं। जो विश्वगुरु बुद्ध रहे हैं हम उनकी संतान, उनके वंशज रहे हैं। जो सम्राट अशोक रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया जीती है, हम उनके वंशज रहे हैं। जो यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्री बनाने वाले चलाने वाले किसान कृषक थे, हम उनके वंशज रहे हैं। पर एक काम तो हमने कभी किया नहीं, ये मांगने वाला, भीख मांगने वाला, याचक भिखारी वाला काम नहीं किया। यानी कि हम भिखारी को छोड़ के सब रहे हैं, हम भिखारी नहीं रहे।
और आज स्थिति उल्टी हो गई। आज हम भिखारी के अलावा कुछ और है नहीं, या तो हम सरकार से मांगते हैं या किसी ना किसी से मांगते रहते हैं। हमारी हालत ऐसी है कि हम अगर एक दिन ना कमाएं तो अगले दिन, पहली बात तो हमारे पास काम ही नहीं है, और काम अगर करें तो एक टाइम का काम मिलता है, एक टाइम के काम में 2 टाइम की रोटी खानी पड़ती है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो करोड़ों भाई बहन है उनके पास ना काम है और ना उनके पास पैसा है। ये समस्या आई। ये बार बार संगठनों को बताते हैं कि भाई ये बड़ी समस्याएं हैं, इनको करो। और उनको ये भी कहते हैं कि अगर आप सारे इकट्ठे हो जाओगे तो ये समस्या दूर हो जाएंगी। और वो ये भी जानते हैं कि ये बात ठीक है, वो खुद भी कहते हैं कि संगठित रहो, संगठित रहो, संगठित रहो, पर वो होते नहीं। इसलिए यहाँ जो साधारण सिंपल से लोग थे, उन्होंने आपस में मिला, और मिलने का माध्यम मिल गया हमको, जूम मिल गया। जूम पे हम बातचीत करने लगे, और फिर जूम से जमीन पर आ गए। और जमीन पे क्या आए, फिर तो हम दौड़ने लगे। पूरे भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जितनी तेजी से, बिना पैसे के, बिना चंदे के, अपने खर्चे पे, अपने खुद के खर्चे पे जितनी तेजी से हम जमीन पे मिलते हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उतनी तेजी से जमीन पे ना कोई जुड़ रहा है और ना ही कोई मिल रहा है। क्योंकि हमारे जो पुरानी जितनी भी चीजें थी वो सारी एडॉप्ट की हमने, सारी ली, और नई जितनी बीमारियां थी वो हमने सारी छोड़ दी। नई बीमारियां सारी की सारी, जो जिसमें चंदे का धंधा था, जिसके अंदर नेतागिरी थी, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन था, जिसके अंदर पंजीकरण था, जिसके अंदर जाति का सिस्टम था, जिसके अंदर संगठनवाद था, जिसके अंदर व्यक्तिवाद था, जिस जिसके अंदर लड़ाई थे, झगड़े थे, बंटवारा था, मैं मेरा था, वो सारी की सारी चीजें हमने छोड़ दी। और जो 10 नियम पुराने थे वो निकाल लिए। वो 10 नियम हमारे खून में इतने रचे बसे हैं कि उनसे हम लगातार लगातार तेजी से आगे बढ़ते रहे। और उसी का परिणाम है कि हम साल में एक बार ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो तालकटोरा स्टेडियम इसलिए बुक कराया था क्योंकि वहां सब लोग आ जाएंगे और एक बड़ी संगति होगी। पर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये भी जगह बड़ी है, इसमें भी आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और फिर कुछ दिन बाद फिर कर लेंगे, कुछ दिन बाद फिर कर लेंगे, कहीं और हो जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर लगातार जो सतत प्रयास करते हैं, जो लगातार मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, बुद्ध कहते हैं उनको कोई हरा नहीं सकता। ये 7 अपरिहार्य नियमों में बुद्ध ने जो जो वत्साकार मंत्री था अजात शत्रु का, उसको बताए थे। जो पूछने आया कि हम बार बार क्यों हारते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग लगातार इकट्ठे होते रहते हैं, उनके हाथ में चाहे डंडे हो या तलवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके इकट्ठे रहने से ही लोग हार जाते हैं। बस यही मंत्र हमने पकड़ा, और इसी मंत्र को पकड़ के हम चल रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों का है कि अगर इकट्ठे रहेंगे तो जीवित रहेंगे, अगर इकट्ठे रहेंगे तो बचेंगे, अगर इकट्ठे रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर इकट्ठे रहेंगे तो जो खो चुके हैं वो भी मिल जाएगा, और इकट्ठे रहेंगे तो हमेशा मजबूत रहेंगे। पुरानी कहावत है कि जिस घर में जितनी लाठी होती है वो उतना ही दमदार होता है, उतना ही ताकतवर होता है। पुराने कबीलों की कहावत है कि जिसका कबीला जितना बड़ा, वही सारे कबीलों का राजा होता है। यानी जनसंख्या बल से संघ बल बनता है, और संघ बल से राज बल बनता है। तो अगर आपने जीवित रहना है, अगर आपने राजा की तरह रहना है, शानदार तरीके से रहना है, तो आपको जन बल को संघ बल में बदलना पड़ेगा। और संघ बल अपने आप ही राज बल में, राजा बल में बदल जाता है। इसलिए जितने भी लोग हुए हैं आज तक, उन्होंने अपने संघ बल को बड़ा मजबूत रखा है। और भारत के अंदर भी जो लोग राज करते हैं या राज कर रहे हैं, उनके पास में संघ बल है। संघ बल है, इसलिए वो राज कर रहे हैं, इसलिए राज बल है। अगर आज उनका संघ बल खत्म हो जाए या कमजोर पड़ जाए तो उनका राज बल खत्म हो जाएगा, उनका आर्थिक बल भी खत्म हो जाएगा। लोग जहां इकट्ठे होते हैं, सारी चीजें वहां जाती हैं पीछे पीछे। आप पैसा इकट्ठा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर राजा की शक्ति इकट्ठा करोगे, राज दरबार इकट्ठा करोगे, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप संघ बल इकट्ठा करोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, तो पैसा भी मिलेगा, राज बल भी मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगी। ये पुराना सिद्धांत है। ये सिद्धांत इसलिए है क्योंकि एक जमाने में हमारे पास में महाभारत की सारी जमीनें थी। हम यहाँ के राजा हुआ करते थे सम्राट अशोक के समय, और हम सारे समर्थ थे। एक जमाने में सारी शिक्षा हमारे पास हुआ करती थी। जो तक्षशिला जैसी जो यूनिवर्सिटी है वो सब हम चलाते थे, हम ही पढ़ाते थे, हम ही पढ़ते थे। एक जमाने में जितने पत्थरों पर लिखाई करी है अशोक के समय, वो हमने लिखी और हमने पढ़ी। एक जमाने में हमारी लिपि थी जिसको देवनागरी लिपि बुला करते थे। एक जमाने में सारे खेत हमारे थे, सारे किसान हमारे थे, सारे व्यापारी। एक जमाने में सारे धर्मगुरु भी हम ही लोग थे। वो जमाना चला गया। इसलिए चला गया क्योंकि हम इकट्ठे नहीं होने के बजाय टूट गए। क्योंकि सारे पढ़े लिखे थे तो ये नहीं कह सकते कि हम अनपढ़ थे, सारे पैसे वाले थे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा नहीं था। सारे के सारे लोग हम बुद्धि वाले थे, जागृत थे, जानकार थे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम जागृत नहीं थे।
पर हमारा संग चला गया, इसलिए सब चीज चली गई। हमारा पैसा भी चला गया, हमारी जमीन भी चली गई, हमारी एजुकेशन भी चली गई, हमारी नौकरी भी चली गई, हमारा राजा का पद भी चला गया, हमारा जो सम्राट अशोक का पद है वो भी चला गया, यहाँ तक कि हमारा महाभारत छोटा हो गया, लोग उसको तोड़ तोड़ के ले गए। इसलिए पुराना सिद्धांत है और दुनिया का इकलौता सिद्धांत है जो कभी खत्म नहीं होता, जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे। ये नियम है, ये सनातन नियम है, ये अटल नियम है, ये हमेशा का नियम है कि जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे और जो नहीं जुड़ेंगे वो हारेंगे। ये भी सनातन नियम है, ये नियम भी नहीं बदल सकता, ये दोनों नियम। इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति आपको कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में आना है, और संघ की शरण में आप नहीं आओगे तो आप मारे जाओगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति कहते हैं ऑर्गेनाइज होना है, इकट्ठा होना है, एक साथ आना है। इसलिए जो पुराने जितने भी संत हैं, चाहे वो कबीरदास हैं चाहे जो भी हैं, वो कहते हैं कि आपको सबको साधु संगत करनी है, और भजन करने का मतलब इकट्ठा होता है। और जो आपके माँ बाप है वो भी कहते हैं कि बेटा परिवार में सब संग संग रहना, सारे भाई बहन संग संग रहना, संग संग रहेंगे तो जीतेंगे। एक ही मंत्र है, इस मंत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। आप कितना भी सोच लीजिए, बहुत सारा कोई ज्ञानी आदमी होगा, किताब पढ़ने वाला होगा तो वो कहेगा जो ज्यादा पढ़ेगा वो बचेगा। कोई धनवान व्यक्ति है तो वो कहेगा नहीं धनी सब कुछ है, पैसा होगा तो बचेगा। कोई बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स होगा, अफसर होगा तो कहेगा नहीं जिसके पास अफसर ही है, जो अफसर बनेगा वही बचेगा। कोई बहुत दबंग आदमी होगा जो हथियार वथियार रखता होगा, चलाता होगा, दादा होगा, सही से तगड़ा होगा, वो कहेगा नहीं शारीरिक बल होगा तो ही सब कुछ फतेह होगी। पर ये सारी बातें झूठी हैं। हमारे पास शारीरिक बल भी था, सम्राट अशोक जैसा शारीरिक बल किसी के पास नहीं था जिसने महाभारत बना दिया। कितने बड़े सेनापति हम रहे, कितने बड़े राजा रहे। हमारे पास में जो एजुकेशन का बल था, शिक्षा का बल था, वो भी था। हम पढ़े थे, लिखे थे, यूनिवर्सिटियां चलाते थे। हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी सारे रहे, जो सम्राट अशोक का जितना शासन था वो हम ही चलाते थे। और हमारे पास में पैसा जमीन जायदाद भी बहुत रहे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर चले कैसे गए? अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि पढ़ा हुआ व्यक्ति अनपढ़ कैसे हो गया, और धनवान व्यक्ति निर्धन कैसे हो गया, और राजा भिखमंगा कैसे हो गया, और भिखारी राजा कैसे हो गए, और याचक कैसे आगे बढ़ गए। ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और जब ये तुरंत समझ में आ जाएगा तो फिर आपको पूरे जीवन में संग दिखाई देगा। फिर आपको संघं नमामि करने के लिए मन अपने आप करेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि संग में ही शक्ति होती है, युग युग से, युग युग से मतलब जोड़ जोड़ से, जुड़ने जुड़ने से। और संग में ही शक्ति होती है हमेशा से। संग ही सनातन शक्ति दे देता है। दुनिया में जिन लोगों ने संघ बनाए हैं वो शक्तिशाली हैं, चाहे वो धार्मिक लोगों के संघ हैं पूरी दुनिया में, चाहे सामाजिक लोगों के संघ हैं। पर जो संघ में आए हैं और जो संघ में अनकंडीशनल आए हैं, उनके पास में सब कुछ है। उनके बच्चे राजा हो गए, और जिनके संघ चले गए उनके बच्चे खत्म हो गए, उनके बच्चे भिखारी हो गए। अगर अपने बच्चे बचाने हैं, और अगर जीवित रहना है, और अगर आगे बढ़ना है, तो कोई काम आपको आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको इकट्ठे रहना होगा, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि संविधान भी यही कहता है, ले आओ अपनी संख्या भारी और ले जाओ अपनी हिस्सेदारी। संविधान यही कहता है। संविधान कभी ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे आएंगे तो दूंगा हिस्सेदारी। संविधान कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास में बहुत धन होगा तो तुमको दूंगा धन में हिस्सेदारी। संविधान कभी ये नहीं कहता कि तुम बहुत सही से तगड़े होगे तो मैं तुम्हारी सेवा में आऊंगा। संविधान कहता है दिखाओ अपनी संख्या भारी और ले जाओ अपनी हिस्सेदारी। जो लोग इसको समझते हैं वो संघ बना लेते हैं, वो जीत जाते हैं। जो लोग इसको नहीं समझते वो टुकड़ों में टूटते रहते हैं, जैसे हमारे 29 लाख संगठन है जो आपस में टुकड़ों में टूट रहे हैं। इसलिए संघ में शक्ति होती है, संघ में हमेशा ताकत होती है। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। हमारा समय आ गया है, हमें अपनी दिन रात सारी शक्ति संघ में लगा देनी चाहिए, जुड़ने में जोड़ने में लगा देनी चाहिए। ये संगठन नहीं है, ये कोई व्यक्तिवाद नहीं है, ये कोई नेतागिरी नहीं है। इसलिए संघ में जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ अगर छोटी मोटी दिक्कत भी आती है तो हाथ जोड़ के उसके लिए माफी मांग लेते हैं। और अब तो एक नियम भी पास हो गया है कि यहाँ जो भी लोग अपना वक्तव्य देंगे संघ में, वो संघ का वक्तव्य जब खत्म करेंगे तो हाथ जोड़ के कहेंगे कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। ये पाली के अंदर बोला जाता है, पर इसको हिंदी में सरल भाषा में, इंग्लिश में सरल भाषा में, हिंदी में बोल सकते हैं। 3 बार आपने संघ से माफी मांगनी है अपने किसी वक्तव्य के लिए।
ये हमारे पुराने सिद्धांत रहे हैं। उसी के तहत मैं अपने वक्तव्य के बाद में आपसे 3 बार माफी मांगता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया सुधीर सिंह सर, बहुत अच्छे।